हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आतंकवाद के मुद्दे के बारे में। और एक साल उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में पूछा था जो प्रश्न, उसको भी हम देख लें पहले प्रश्न को। प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है। यानी कि इसमें तीन प्रश्न हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, फिर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, और तीसरा प्रश्न है कि इसमें यूएनओ की क्या भूमिका है। तो तीन प्रश्न है। इस क्वेश्चन पे हम बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे ताकि आतंकवाद पे यदि फिर से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो उसको हम आराम से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम इस थोड़े से खबर को जो है 10 मिनट में फटाफट देख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। यदि आपको इस खबर को नहीं देखना है तो आप 10-15 मिनट जो है स्किप करके आगे देख सकते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर। खबर है यहाँ पर जिसको अवधेश कुमार जी ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी, उनसे बरामद विस्फोटक और हथियारों ने फिर यह साबित किया कि भारत जिहादी आतंकियों के निशाने पर है। यानी कि विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं तो ये सब साबित कर रहा है कि जिहादी आतंकवादी जो हैं वो निशाने पर हैं। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों से कितने हमलों को टाला या हम सबको कितने आतंकी हमलों से बचाया, इसका आकलन वही कर सकते हैं जो आतंकी खतरे को अच्छे से समझते हैं। गिरफ्तार संदिग्धों के कब्जे से आरडीएक्स, हथगोले, पिस्टल आदि बरामद होने की सूचना है। ये सारी बरामदगी अभी केवल एक जगह प्रयागराज से हुई है। प्रयागराज से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जीशान के पास ये विनाशकारी सामग्री मौजूद था, तो उसका इस्तेमाल वहाँ कहाँ और कैसे करता, इस पर विचार करते ही खौफ पैदा होता है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि आरडीएक्स और हथगोले की खेप पाकिस्तान से भारत आई और विस्फोटक यहाँ भी बनाने की कोशिश हुई। जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनमें जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया मुंबई के सायन का रहने वाला है। वह ड्राइवर है। आसपास के लोग बता रहे हैं कि वह तो पारिवारिक आदमी था। वास्तव में आतंकियों की कोई अलग पहचान नहीं होती। कब उन्हें आतंकी बना दिया गया या वे बन गए, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। समीर की तरह चाहे वह ओसामा उर्फ सानी हो, मूलचंद उर्फ साजू उर्फ लाला हो, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर जावेद हो, इन सब के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि ये आतंकी होंगे। इनमें से 4 उत्तर प्रदेश के और एक दिल्ली का है। आप इनके मोहल्ले में चले जाइए, आपको उसी प्रकार की जानकारी मिलेगी जैसे समीर कालिया के बारे में मिली। समीर कालिया का संबंध अंडरवर्ल्ड से हो गया था। इसमें पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की भी भूमिका पुलिस बता रही है। पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अनीस इब्राहिम को भारत में फिर से विस्फोट कराने की जिम्मेदारी दी थी। उसी ने समीर कालिया को निश्चित जगहों पर विस्फोटक, हथियार आदि भेजने का काम दिया था। ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के वे स्थान हैं जहां हमले की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार आतंकियों के मामले में सीमा पार का पहलू इस मायने में महत्वपूर्ण है कि 2 आतंकी ओसामा और जीशान को पाकिस्तान के उसी थाट्टा में प्रशिक्षित किया गया जहां 26/11 का हमला करने वाले कसाब सहित अन्य आतंकियों को किया गया था। 26/11 का हमला जो कि भारत में मुंबई में हुआ था, जीशान वहां पहले पहुंचा था। यानी कि कहाँ पहुंचा था, तो पाकिस्तान में जहाँ पे आतंकी प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर भेजा गया था और उसका नाम है थाट्टा, पाकिस्तान के अंदर में। लेकिन तो जीशान वहाँ पहले पहुँच गया, थाट्टा में पहुँच गया। लेकिन ओसामा अप्रैल 2021 में लखनऊ से विमान के जरिए मस्कट गया। मस्कट जो ओमान की राजधानी मस्कट, वहाँ गया। वहाँ से वह पाकिस्तान पहुँचा जहाँ ग्वादर पोर्ट से नाव पर उसे थाट्टा ले जाया गया। वहाँ वे एक फार्म हाउस में रहे जहाँ 3 पाकिस्तानी उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे। इनमें
2 सेना की वर्दी पहनते थे। उन्हें बारूदी सुरंग और अन्य विस्फोटक बनाने तथा हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। गिरफ्तार आतंकियों ने बताया कि वहां और भी 15-16 लोग प्रशिक्षण ले रहे थे, जिनमें से अधिकांश बांग्ला भाषी थे। संभव है वे बांग्लादेशी हों। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत और दुनिया द्वारा आवाज़ उठाने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। वहाँ आतंकी ढांचा बदस्तूर कायम है। यह हमारे आपके यहाँ के नेताओं सब के लिए सतर्क होने का समय है। आतंकी हमारे आपके बीच ही हैं। सीमा पार से उन्हें आतंकी बनाने, प्रशिक्षित करने, संसाधन मुहैया कराने आदि के षड्यंत्र लगातार रचे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आधिपत्य के बाद जिस तरह पाकिस्तान का वहाँ वर्चस्व फिर से कायम हुआ है, उसमें भारत में आतंकी हमलों का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि वर्तमान षड्यंत्र उसके पहले का है, लेकिन यह आगे और विस्तारित हो सकता है। इसका ध्यान भारत के हर व्यक्ति को रखना चाहिए। गिरफ्तार आतंकियों की योजना ऐसी जगहों पर हमला करने की थी जहां जान और माल दोनों की क्षति हो। ये धार्मिक उत्सवों, चुनावी रैलियों तथा शहरों के स्थानीय लोगों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल ही नहीं, वहाँ के अनेक राजनीतिक धार्मिक नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। अगर ये चुनावी रैलियों को निशाना बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे और दूसरे मॉड्यूल भी हैं, तो फिर खतरा बहुत बड़ा है। आने वाले समय में नवरात्र का उत्सव देश भर में मनाया जाएगा। उस समय सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नए सिरे से इन आतंकियों की गिरफ्तारी ने उत्पन्न कर दी है। उत्तर प्रदेश के लिए इसमें विशेष सीख इसलिए है क्योंकि वहाँ जब भी आतंकियों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, राजनीतिक विवाद तूल पकड़ने लगता है। अपनी नासमझी, गैर जानकारी और एक समुदाय का वोट पाने की सस्ती राजनीति के कारण नेता समुदाय विशेष को तुष्ट करने के लिए गिरफ्तारियों का विरोध करते हैं। अगर आतंकवाद के षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार लोग एक ही समुदाय के हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सारे निर्दोष हैं और कोई सरकार जानबूझकर उनको गिरफ्तार कर रही है। आखिर पुलिस ने इन लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया? यह वह प्रश्न है जिसे नेताओं को अपने आप से पूछना चाहिए। यही बात महाराष्ट्र पर भी लागू होती है, जहां शिवसेना के नेतृत्व में सरकार गठित होने के बाद उसकी आतंकवाद को लेकर भी भाषा बदल गई है। वहां पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अत्यंत कठिन स्थिति में काम करना पड़ रहा है। सत्ता की दलीय राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। तो लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छा इन्होंने लेख लिखा है। अब एक प्रश्न जो पूछा गया था उस पर हम नज़र डालते हैं। प्रश्न फिर से दोहरा दें। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है? तो चलिए शुरू करें इस डिस्कशन को। आतंकवाद वर्तमान समय में एक वैश्विक चुनौती बन गया है। आतंकवाद वर्तमान समय में एक वैश्विक चुनौती बन गया है, ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है। यह एक देश तक सीमित न रहकर विभिन्न देशों की सीमाओं को पार कर गया है तथा संपूर्ण विश्व के लिए सरदर्द बना हुआ है। जब आतंकवाद का प्रसार एक से अधिक देशों में फैल जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है कि जब आतंकवाद का प्रसार एक से अधिक देशों में फैल जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद की परिभाषा क्या है, इसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की अभी कोई सर्वमान्य परिभाषा स्वीकृत नहीं की जा सकी है, क्योंकि एक देश के लिए जो आतंकवाद होता है दूसरे देश के लिए वह स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। तो यानी कि इसकी परिभाषा जो है वो अभी ठीक तरीके से डिफाइन नहीं की गई है, क्योंकि एक देश के लिए जो आतंकवाद है दरअसल वो किसी देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी वाली भूमिका हो सकती है।
इसी तरह की अन्य जटिलताएं भी आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित करने में बाधित हैं। भारत ने 1996 में 1996 में भारत 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको CCIT कहा जाता है। CCIT, इसका फुल फॉर्म क्या है? द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। फिर से, द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये CCIT। फिर से, द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ये 1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। इस अभिसमय में क्या कहा गया था? कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा किए जाने वाले अपराध का उद्देश्य लोगों को डराना या सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी भी कार्य को करने से रोकना या ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना हो जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर शारीरिक चोट या सार्वजनिक उपयोग की जगह कोई सरकारी सुविधा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, अवसंरचना या पर्यावरण सहित सार्वजनिक या निजी संपत्ति की क्षति, संपत्ति, स्थान, सुविधाओं या प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता हो जिसके परिणाम स्वरूप बड़ा आर्थिक नुकसान हो को आतंकवाद की परिभाषा के तहत माना जाएगा। तो एक लंबी चौड़ी परिभाषा भारत ने पेश की थी 1996 में, जो CCIT पेश किया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। उसको फिर से देखें कि भारत ने आतंकवाद की परिभाषा में क्या क्या शामिल किया था। तो फिर से एक बार देखें कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा किए जाने वाले अपराध का उद्देश्य लोगों को डराना या सरकार या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किसी भी कार्य को करने से रोकना या ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना हो जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की मौत या गंभीर शारीरिक चोट या सार्वजनिक उपयोग की जगह कोई सरकारी सुविधा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, अवसंरचना या पर्यावरण सहित सार्वजनिक या निजी संपत्ति की क्षति, संपत्ति, स्थान, सुविधाओं या प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता हो जिसके परिणाम स्वरूप बड़ा आर्थिक नुकसान हो को आतंकवाद की परिभाषा के तहत माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या हैं, रीजन क्या है, किस कारण से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अनेक कारण हैं। जैसे एक तो गरीबी यानी पावर्टी एक बहुत बड़ा कारण है, बेरोजगारी यानी कि कह लें अनएम्प्लॉयमेंट जो है, फिर अशिक्षा यानी एजुकेशन का स्तर नीचा है इस कारण से, धार्मिक कट्टरता जो है, धार्मिक कट्टरता भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, राजनीतिक एवं आर्थिक उपेक्षा यानी पॉलिटिकल एंड सोशल डिप्राइवेशन जिसको बोलते हैं, राष्ट्रों के बीच अनेक मुद्दों पर होने वाले विवाद, ये सब जो है मुख्य कारण है। फिर से देखें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा, राष्ट्रों के बीच अनेक मुद्दों पर होने वाले विवाद, ये हैं कारण। फिर से देखें गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक आर्थिक उपेक्षा, राष्ट्रों के बीच अनेक मुद्दों पर विवाद। फिर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख कारण क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक आर्थिक उपेक्षा और राष्ट्रों के बीच अनेक मुद्दों पर होने वाला विवाद, ये प्रमुख कारण हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के। अब देख लें कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घटनाएं जो हुई हैं उनको। जैसे 14 जुलाई जो कि मनाया जाता है फ्रांस में, वहाँ का स्वतंत्रता दिवस एक प्रकार से मनाया जाता है। 216 को फ्रांस के नीस शहर में 14 जुलाई 2016 को फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रीय दिवस यानी बास्टील डे मनाया जा रहा था।
तो बास्टील डे पर आतिशबाजी देखने के लिए पहुंची भीड़ को एक लॉरी ने कुचल दिया। इस हमले में 84 लोगों की मौत हो गई। तो एक तो ये है, एग्जाम्पल है। फिर 22 मार्च 2016 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में 32 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हो गए। यह हमला पेरिस हमले की ही तर्ज पर किया गया था। तो ये एक हमला है ब्रुसेल्स एयरपोर्ट 2016 में। फिर 14 नवंबर 2015 को बाताक्लान कार्नसट हाल पर आईएस समर्थित आतंकियों का हमला, जिसमें 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हमले के मास्टरमाइंड सलाह अब्दे सलाम को 18 मार्च 2016 को ब्रुसेल्स से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल कायदा द्वारा आत्मघाती हमला किया गया। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए और करीब 10,000 लोग घायल हो गए। फिर 2016 में पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक सैनिक स्कूल में तालिबान के हमले में 132 बच्चों समेत 140 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तालिबान हमला कर दिया था पाकिस्तान पे। फिर 23 अक्टूबर 2002 को मॉस्को में डुब्रोवका थिएटर में हथियारबंद आतंकवादियों ने करीब 850 लोगों को बंधक बना लिया। इस आतंकी हमले में करीब 130 लोग जो हैं मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। हमले में 40 आतंकी भी ढेर हो गए थे। अगला एग्जाम्पल, 7 से 9 जनवरी 2015 में फ्रांस की कार्टून मैगजीन शार्ली हेब्दो, ये शार्ली हेब्दो वाली घटना कब हुई थी? तो जनवरी 2015 में फ्रांस की कार्टून मैगजीन थी शार्ली हेब्दो, तो उसके दफ्तर पर हमला और क्रोशर ग्रॉसरी स्टोर पर हमले में 17 लोगों की मौत हो गई थी। 17 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकी संगठन अल-कायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मोहम्मद साहब के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया था यह हमला। इसके अलावा 23 नवंबर 2014 को तालिबान के आत्मघाती हमलावर ने अफगानिस्तान में वॉलीबॉल मैच देख रहे 60 से अधिक लोगों को मार डाला था। तो ये कुछ घटनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उसके रोकथाम के लिए काम किए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई संगठन होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? उसमें से एक है जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है, यानी ऐसे संगठन जो आतंकवाद को फैला रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला, इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक। इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, जिसको ISSI बोलते हैं, ISIS बोलते हैं कभी कभी। इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, ISSI क्या है? इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक। सेकंड, अल कायदा, इसका नाम खूब सुनेंगे, अल कायदा। फिर तालिबान भी एक आतंकवादी ग्रुप ही है, हालांकि तालिबानी लोग अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं कि ये मतलब हम अफगानिस्तान को आज़ाद कराने के लिए कर रहे हैं। लश्कर तैयबा एक है, लश्कर तैयबा। फिर बोको हराम, बहुत ही अफ्रीका में सक्रिय है ये बोको हराम। पाकिस्तानी तालिबान, अल नुसरा फ्रंट, अल नुसरा फ्रंट। जेमाह इस्लामिया, जेमाह इस्लामिया। अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला,
फिर अबू सय्याफ, ये कुछ आतंकवादी संगठन है। भारत में जो कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसको हम थोड़ा सा देख लें। जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हुआ था, कब? अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हुआ। मुंबई सीरियल ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को हुआ। कोयम्बटूर धमाका 14 जनवरी 1998 को। भारतीय संसद पर हमला 13 दिसंबर 2001 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा किया गया। अक्षरधाम मंदिर पर हमला 24 सितंबर 2002 को। 22 जुलाई 2003 को जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए आतंकी हमले। दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट 2005। मुंबई ट्रेन धमाका 2006। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006। श्रीनगर में 2006। मुंबई आतंकी हमला 26 नवंबर 2008। पठानकोट हमला 2015। गुरदासपुर हमला 2015। पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला 2016। उड़ी सेक्टर सेना के कैंप 2016 में आतंकवादी हमले किए गए थे भारत के अंदर में। अब आतंकवाद के खतरे की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है उसको बिंदुवार तरीके से हम देख लें। पहला तो जो पहले डिस्कशन किए, एक CCIT जिसका प्रस्ताव भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा था, यानी कि द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, कन्वेंशन मतलब अभिसमय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, टेररिज्म आतंकवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय CCIT। तो भारत वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों के प्रति वचनबद्ध है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का लगातार समर्थन करता रहा है। इस संदर्भ में भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय, द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी CCIT को स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव रखा था। सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के आयोजन में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय की मांग को दोहराया था। अब देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय यानी जो CCIT है, CCIT फिर से समझ लें, CCIT यानी द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, इसको भारत द्वारा 1996 में पेश किया गया था। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो पहला, आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, कि सभी 193 सदस्य आपराधिक कानून CCIT को अपनाएंगे। ये पहला उद्देश्य था। सेकंड, सभी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना और आतंकवादी शिविरों को बंद करना। तीसरा उद्देश्य क्या था? विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना। चौथा उद्देश्य, वैश्विक स्तर पर सीमा पार आतंकवाद को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में एक हमने देखा CCIT जो कि भारत का ही प्रयास है, ये चीज देखा। सेकंड प्रयास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का 5 पॉइंट फार्मूला, इसको किसने दिया? ये दिया भारत ने दिया। और किस लिए दिया? आतंकवाद की रोकथाम के लिए दिया। इसमें क्या बातें थी फार्मूले में? 5 बातें। तो पहला,
जुलाई 2018 में भारत ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच 5 पॉइंट फार्मूला प्रस्तुत किया है। यह वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक सूत्र है। इस सूत्र में बातें क्या हैं? पहली बात, इस फार्मूले में समय पर क्रियाशील बुद्धिमत्ता का आदान प्रदान करना है, यानी कम्युनिकेशन बनाए रखना है सभी देशों के बीच में। सेकंड, निजी क्षेत्र के सहयोग से आधुनिक संचार के साधनों के दुरुपयोग की रोकथाम करना, यानी कम्युनिकेशन का दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो। बेहतर सीमा नियंत्रण हेतु क्षमता निर्माण, यात्रियों की आवाजाही से संबंधित जानकारी को साझा करना, इसलिए एम्बेसडर वगैरह लगे रहते हैं हमारे विदेश मंत्रालय के दूसरे देशों में, ताकि जो भी आवागमन भारत में हो रहा है उसकी जानकारी मिलती रहे। वैश्विक आतंक से लड़ने के लिए संभावित काउंटर आतंक के, यानी काउंटर टेररिज्म के केंद्र बिंदु का पता लगाना आदि शामिल है 5 पॉइंट फार्मूला में। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता, भारत अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुई थी 2018 में, पता ही है। तो 2+2 वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समझौता किया गया। जैसे सितंबर 2018 में भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के दौरान द्विपक्षीय आतंकवाद प्रतिरोधी सहयोग के प्रयासों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। ज्ञात या संदिग्ध आतंकवादियों की सूचना साझा करने तथा विदेशी आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2396 को लागू करने की घोषणा की गई है। भारत अमेरिका यानी दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र तथा FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर के। इसके अलावा दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की, जो वैश्विक सहयोग के ढांचे को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने जो है आतंकवाद के खिलाफ एक प्रस्ताव को पेश किया, जो कि पास हुआ था। तो ये कुछ प्रयास रहे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है UNSC, संयुक्त राष्ट्र महासभा है UNGA जनरल असेंबली, इसके अलावा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फिर CCIT है यानी कि द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। फिर दो देशों के बीच जब 2+2 वार्ता होती है तो उसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो इन सब के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर रोक लगाया जाता है। IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये भी लोग जो हैं किसी देश जो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है उसको फाइनेंशियल रूप से उनको सहयोग नहीं करके भी आतंकवाद पर कुठाराघात करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं आतंकवाद की रोकथाम के लिए। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।